गुड मॉर्निंग। मैं एल.के. झा, कंपटीशन व्यू लर्निंग एकेडमी पटना से सचिवालय सहायक की 36वां जो टेस्ट सीरीज की डिस्कशन के लिए मैं आर्ट्स पेपर के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पटना में 36 टेस्ट लेने वाला डिस्कशन लेने वाला सचिवालय सहायक की एकमात्र यह संस्था है, जिसमें साइंस में शशांक सर, पवन सर मैथ में और गिरिराज गौरव सर जो है रीजनिंग का आपका डिस्कशन ले रहे हैं, जिसमें दर्जनों छात्र इसका लाभ उठा रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आपका पहला प्रश्न है, आपका पहला प्रश्न है कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही है, यानी भारत में जो रोजगार है इसके बारे में 4 कथन दी गई है, कौन सी कथन सही है। तो आप देखेंगे कि इसमें यह सबसे अधिक मात्रा में है, यह कथन आपका सही है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में श्रम शक्ति, विश्व में सबसे बड़ा युवा देश भारत है। भारत में श्रम शक्ति सबसे बड़ी जो है संसाधन है। भारत के मानव संसाधन में आज दुनिया में जो है हर जगह स्तुति बोल रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रम शक्ति किसको कहते हैं, रोज कौन सा व्यक्ति है जो श्रम शक्ति कहलाते हैं, तो साधारणतः 15 से 59 वर्ष के व्यक्ति को श्रम शक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जैसा कि भारत में 1565 वर्ष की उम्र तक को इस श्रम शक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। दुनिया का सबसे युवा देश भारत है। भारत में एक कार्य के लिए 10 योग्य व्यक्ति हर जगह उपलब्ध हम कह सकते हैं कि है। ऐसी स्थिति भारत में है और दुनिया में, और इसका लाभ भारतीयों को मिल भी रहा है। दूसरा प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार के बाद अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो तृतीय क्षेत्र में। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्थिक सुधार, तो आर्थिक सुधार के बारे में हम बताएंगे कि 24 जुलाई 1991 को डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री थे। मनमोहन सिंह उस समय भारत के वित्त मंत्री हैं। इन्होंने 24 जुलाई 1991 को भारत में उदारीकरण की शुरुआत की। उदारीकरण हमारे देश में उस समय लाई गई जिस समय भारत में आर्थिक क्राइसिस थी, बहुत ही हमारी वित्तीय स्थिति कमज़ोर थी। विदेशी भुगतान के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा की भारी कमी थी। तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा जब नवगठित कांग्रेस सरकार सत्ता में आई तो उनके वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया गया और मनमोहन सिंह ने भारत में उदारीकरण की शुरुआत की। इसलिए मनमोहन सिंह को भारत में उदारीकरण के जनक माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी भारत में आर्थिक सुधार को या नई आर्थिक नीति को जाना जाता है। इसके बाद भारत के 3 क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, तीनों क्षेत्र में विकास हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा विकास जो है तृतीयक क्षेत्र में हुआ है। सर्विस सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जो विकास हुआ है, एवरेज 9% लगभग जो है सर्विस सेक्टर्स में विकास हुई है। जबकि जैसा कि आप जानते हैं कि 7 से 8% तक एवरेज जो है औद्योगिक क्षेत्र में विकास हुई है और 3 से 3.5% के बीच कृषि क्षेत्र में विकास हुआ है। कृषि क्षेत्र में विकास थोड़ा धीमी रही है, इसमें इन्वेस्टमेंट कम हुई है, लेकिन फिर भी भारत में उदारीकरण के बाद विभिन्न क्षेत्रों में विकास में बहुत तेजी आई है। तीसरा प्रश्न है कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 32 अनुच्छेद को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। उन्होंने संविधान सभा में कही कि यदि हमसे कोई पूछे कि संविधान में सबसे महत्वपूर्ण उपबंध कौन है, तो मेरा इशारा, संकेत जो है अनुच्छेद 32 की ओर जाएगा और 32 को हम संविधान की हृदय और आत्मा मानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है प्रस्तावना। प्रिम्बल जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो हमारा है,
इसे ही संविधान का हम आत्मा कहेंगे। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर से पूछ दिया जाए कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का हृदय और आत्मा कौन है, तो उस स्थिति में हम उसका आंसर देंगे आर्टिकल 32। लेकिन यदि सीधे प्रश्न हो कि संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐसे प्रश्न का उत्तर प्रस्तावना देना होगा। प्रस्तावना संविधान का दर्शन है, हृदय है, आत्मा है, कुंजी है, जन्म कुंडली है, परिचय पत्र है। ऐसे विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार इस पर व्यक्त किया है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जब आपसे डॉक्टर अंबेडकर पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 का ही प्रयोग करेंगे। 32 अनुच्छेद में हृदय और आत्मा कहा गया है। ये 32 अनुच्छेद क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार दिया है। जो मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर 32 आर्टिकल के अधीन 5 प्रकार के रिट जारी कर पाएंगे। इसे संविधान का कार्यात्मक अनुच्छेद, फंक्शनल जो है आर्टिकल भी कहा जाता है। फंक्शन में यानी संविधान को जो जनरेट जो संविधान है उसको ऑपरेट करने वाला भी आर्टिकल 32 को कहा जाता है। आपका चौथा प्रश्न है कि सरकार की राजनीतिक शक्तियों को अधिक से अधिक नागरिकता की भागीदारी किस प्रकार की सरकार में होती है, तो स्पष्ट है कि लोकतंत्र डेमोक्रेसिया जैसे शब्द से बना है, जिसमें लोक का तंत्र है, जनता का तंत्र है, जो जनता द्वारा चुना जाता है, जनता के हित के लिए कार्य करते हैं और जनता के जनमत से ही वह शासन कर पाते हैं। तो लोकतंत्र सबसे बेहतर और लोकप्रिय शासन पद्धति है। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र की आधुनिक समय में शुरुआत अमेरिका से हुआ। आधुनिक समय में लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका से हुआ। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हम बताना चाहेंगे कि भारत में इनडायरेक्ट रूप से लोकतंत्र की शुरुआत 1892 के भारतीय परिषद एक्ट से 1892 के भारतीय परिषद एक्ट से भारत में इनडायरेक्ट रूप से लोकतंत्र की शुरुआत हुई। आपका पांचवा प्रश्न है कि लघु पाषाण क्या होते हैं। ये लघु पाषाण क्या है, तो माइक्रोलिथिक काल से जुड़ा हुआ है। तो ये लघु पाषाण पत्थर के औजार से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्टोन एज जो पाषाण युग है, उस युग को 3 भागों में बांटा जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो मेसोलिथिक काल को लघु पाषाण का एक सूक्ष्म औजार के काल के नाम से जाना जाता है। तो ये मेसोलिथिक काल से जुड़ा हुआ है, यानी पत्थर के औजार। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव द्वारा सर्वप्रथम पत्थर के औजार बनाए गए, फिर हड्डियां और फिर विभिन्न धातुओं का भी औजार बनाया गया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला मानव द्वारा बनाया गया हथियार जो था वह हस्त कुठार का अर्थ हुआ हैंडेक्स मानव द्वारा निर्मित पहला औजार है, विपन है, और वह पत्थर का ही बना हुआ था। प्रारंभिक काल में बेधनिया, बिदारनी, क्लीवर, ड्रिल मशीन जिस तरह हम कहते हैं, जिसको बेधनिया कहा गया है। क्लीवर का अर्थ होता है चीरने वाला औजार, खुरचनिया, ये सब बहुत सारे औजार हैं जो पाषाण काल में बनाया जाता था। लेकिन सबसे लघु पाषाण यानी मेसोलिथिक जो काल कहते हैं, उस समय छोटे छोटे औजार बनाने लगे और वह मध्य पाषाण काल में हुआ। इस कारण मध्य पाषाण काल का दूसरा नाम है सूक्ष्म औजारों का काल। ये सूक्ष्म औजारों का काल पूछा जाए तो इसका उत्तर होगा मध्य पाषाण काल। इस समय औजार बहुत छोटे छोटे बनने लगे, जो चौड़ाई में 2 से 3 सीएम तक हो सकती थी और जिसकी लंबाई लेंथ जो है अधिक से अधिक जो है 5-6 सीएम तक होती थी। तो निश्चित ही ये बड़ी धारदार और बहुत ही पालिशदार यानी चमकदार हुआ करती थी। छठा प्रश्न है चंपारण आंदोलन किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ है। तो आप जान रहे हैं कि चंपारण बिहार से जुड़ा हुआ है। बिहार में चंपारण आंदोलन जो गांधी जी द्वारा 1917 ईस्वी में शुरू किया गया, जो गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1906-7 के बीच में सत्याग्रह का प्रयोग कर चुके थे और भारत आने पर राजकुमार शुक्ल के बहुत ही अनुरोध पर फिर वे बिहार आकर नील किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ आंदोलन किए। गांधी जी का भारत में प्रयोगात्मक घर प्रयोग करने वाला स्थान चंपारण है। 1867 में एक अनुबंध हुआ था, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था नील किसानों से, जिसमें कहा गया था कि 1 बीघा में
जो है 1/3 भाग यानी 3 कठिया, इसको कहा गया है 3 कठिया पद्धति। ये 3 कठिया पद्धति का अर्थ हुआ कि 1 बीघा में 3 कट्ठा खेत में किसान को नील का उत्पादन करना अनिवार्य था। साथ में नीलहल्लो यानी नील के ठेकेदार, नील से संबंधित जो व्यक्ति थे, वह विभिन्न प्रकारों से इन्हें और अन्य प्रकार के भी अवैध वसूली किया करते थे, इन्हें यातना देते थे, इन्हें बहुत इन पर अत्याचार, आर्थिक शोषण के साथ साथ अन्य रूपों में भी किया करते थे। इन परिस्थितियों में गांधी जी 1917 में आए और यहाँ सत्याग्रह किए। फिर अंत में बिहार के जो गवर्नर है एडवर्ड गेट ने विवश होकर, लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार के एडवर्ड गेट ने इस आंदोलन को देखते हुए बृहत स्तर को रोकने के लिए एक चंपारण कृषक राहत समिति बनाया गया, जिसमें सलाई जो थे, GF सलाई उसके अध्यक्ष थे, जिसमें गांधी जी को भी एक सदस्य बनाया गया और अंततः 3 कठिया पद्धति समाप्त किया गया और अवैध जो वसूली की गई थी उसका 25% भी लौटा दिया गया। 7वां प्रश्न है कि 8 ग्रहों में सूर्य के कौन सा स्थान पर मंगल का स्थान कौन है? तो चौथे स्थान पर जो है, सूर्य से चौथे स्थान पर मंगल को रखते हैं। सूर्य से आप देखेंगे कि बुध को आप सबसे पहले रखेंगे, फिर शुक्र को लाएंगे, फिर पृथ्वी आएगा और पृथ्वी के बाद मंगल का स्थान आता है। मंगल के बाद क्या आएगा? बृहस्पति। बृहस्पति आता है, फिर शनि, और शनि के बाद अरुण और फिर वरुण। यही जो है 8 ग्रह का आपका जो है सूर्य से क्रमशः दूरी के आधार पर आप देख सकते हैं। तो स्पष्ट है कि सूर्य से 8 ग्रहों में मंगल का सूर्य से कौन सा स्थान है? तो वह चौथा स्थान पर आएगा, चौथा स्थान पर आएगा। इसी आधार पर आपको अन्य तरह से भी सूर्य से संबंधित प्रश्न पूछी जाएगी ये ग्रह से, कि आकार के आधार पर बताइए। तो इन सब बातों पर भी आपको ध्यान रखना होगा, घनत्व के आधार पर भी बताना होता है। इस सब पर पढ़कर आप यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा उसका उत्तर दे सकते हैं। आपका 8वां प्रश्न है, सूर्य का चक्कर लगाने वाली सभी 8 ग्रहों की निश्चित पथ को क्या कहा जाता है? तो कक्ष कहा जाता है। ऑर्बिट जो है, यह कक्ष जो है सब एक्सिस अपने धुरी पर ये ऑर्बिट करता है, घूमता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रह उसे हम कहते हैं जो सूर्य यानी तारा के चारों ओर घूमता हो, जिसका एक निश्चित आकार हो, दूसरे ग्रह को नहीं काटता हो और जो बृहत मात्रा बड़े आकार का हो, उसे हम ग्रह कहते हैं। प्रायः ग्रह गोल हुआ करता है, क्योंकि गोल क्षेत्र जो है वह न्यूनतम आयतन को घेरता है और अधिकतम अपने को उसमें समाहित करता है। तो गोल प्रायः हुआ करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य एक तारा है। जैसा सूर्य के सौर मंडल में 8 ग्रह और बहुत सारे खगोलीय पिंड है, जो सभी जो है किसी न किसी रूप में गतिशील है और वह एक गुरुत्वाकर्षण के कारण एक दूसरे से जो है संतुलित बनाकर अपने अपने ऑर्बिट में, कक्षा में घूमती है। 9वीं प्रश्न है कि अस्थाई भूमि बंदोबस्त से संबंधित है कि सिर्फ बंगाल में प्रचलित था? आपका पहला, कई पुराने जमींदारों के लिए हानिकारक था। क्या ये 9वां प्रश्न है? प्रश्न है कि अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित प्रश्न में इसमें कौन सा कथन सही है? इसमें से चुनना है कि अस्थाई बंदोबस्त के बारे में कौन सा कथन सही है। तो ये सिर्फ बंगाल में प्रचलित था, तो ये गलत है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा में कम से कम तो यह पूर्ण रूप से लागू थी। इसके अतिरिक्त भारत के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया गया था। दूसरा देखें कि कई पुराने जमींदारों के लिए हानिकारक था, ये सही है, क्योंकि इस बंदोबस्त की जो प्रवृत्ति है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, जिससे कई प्रकार के जमींदारों को हानि हुआ था। इसके बाद कृषि के कुछ प्रसार नहीं हुआ, ये गलत है, कुछ न कुछ प्रसार होगा ही। 1935 के अधिनियम के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया, ये भी गलत है। आपको मालूम होनी चाहिए कि 1790 में एक बंदोबस्त की बात कर्नवालिस ने किया। कर्नवालिस ने 1790 में एक बंदोबस्त की बात की और फिर एक 23 मार्च 1793 को ये अस्थायी रूप से लागू कर दिया गया, जिसे अस्थायी बंदोबस्त कहते हैं,
जिसमें सर जॉन शोर के अध्यक्षता में एक भूमि सुधार समिति बैठाया गया था, जिस समिति के रिपोर्ट पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 23 मार्च 1793 को अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। इसके जनक जो है सर जॉन शोर हैं और इसके लागू करने वाला कर्नवालिस है। इस व्यवस्था में ये जमींदार के लिए क्यों हानिकारक है, आपका आंसर होगा बी। तो इस बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि जमींदार को जमीन का तो मालिक बना दिया गया, किसान को कहा गया कि जब तक आप नियमित रूप से लगान देते रहेंगे, भूमि जोतते रहेंगे, लेकिन जमींदार के साथ एक बहुत बड़ी कंडीशन भी लागू थी। वह कंडीशन थी कि एक निश्चित तिथि के सूर्य अस्त से पहले यदि आप लगान जमा नहीं करेंगे तो आपकी जमींदारी नीलामी कर दी जाएगी, अर्थात आपकी जमींदारी बेच दिया जाएगा, दूसरे को दे दिया जाएगा। इसे कहा गया सनसेट सिस्टम, सूर्य अस्त प्रणाली। तो ये सूर्य अस्त प्रणाली कहीं न कहीं जमींदार को बहुत ही ठेस पहुंचाती थी, समस्या लाती थी, और इससे जमींदार के बड़े वर्ग तो खुश थे, लेकिन इनसे एक ऐसे भी वर्ग थे जो अस्थायी रूप से अपने जमीन के मलकाना थे, वह अपने को स्वामी मानते थे, उनकी भी जमीन की जमींदारी छीनी जा सकती थी और नीलामी होती थी। जैसा कि आप जानते हैं, एक इनाम कमीशन आया था। इनाम कमीशन कब आया था? 1852 में। कब आया था? इनाम कमीशन जो है 1852 में डलहौजी द्वारा लाया गया था। इस कमीशन के द्वारा 20,000 से ज्यादा जमींदार की जमींदारी छीन ली गई थी, और उसका कारण था कि जो कंडीशन लागू था उसकी पूर्ति नहीं कर पा रहा था। इसके प्रसार में कृषि का कोई प्रसार नहीं हुआ। ये गलत है, क्योंकि जब किसी चीज़ की पहल होती है तो उसमें कुछ न कुछ जमींदार अधिक से अधिक लगान लेने के साथ चाहेंगे कि कुछ न कुछ लाभ हो। 1935 के अधिनियम के द्वारा रद्द नहीं किया गया। 1947 तक ये अपने आप में रहा, और अंततः हम कह सकते हैं कि 1950 में भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाया गया। भारतीय संसद ने 1950 में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लाई, और उस अधिनियम को संविधान से जोड़ने के लिए 1951 में पहला हमारी संविधान में अमेंडमेंट किया गया, और वह 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो भूमि सुधार से जोड़ा गया। तो स्पष्ट है कि 1947 तक तो चली, लेकिन वास्तव में ये 1950 तक चली। जब 1950 में जमींदारी उन्मूलन आई, उसके बाद ही समाप्त हुआ। तो इस आधार पर आप देखेंगे कि आपका आंसर जो निकटतम होगा वह बी हो जाएगा। 10वीं प्रश्न है, इस्तेमारी बंदोबस्त का मुख्य प्रभाव। तो इसका मुख्य प्रभाव किस पर पड़ा? तो आप जान रहे हैं कि कंपनी की निश्चित लगान मिला। ये भी सही है कि कंपनी को इससे निश्चित लगान मिल रहा है, जमींदार की समृद्धि बनी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेन इसका लाभ ये मिला। आपको बताना चाहेंगे कि एक बार ये अस्थाई बंदोबस्त को ही इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा एक बार लगान जब निश्चित कर दी गई, वह लगान भारत के स्वतंत्र होने तक नहीं बढ़ाया गया, लेकिन उससे यह निश्चित हो गया, निर्धारित हो गई कि सरकार को इतनी रुपया प्रत्येक साल उनको मिलेगा। तो उससे क्या हुआ, उनको कार्य करने में सहूलियत हुई। एक निश्चित आय जब इनकम होने लगी तो उसका कैसे हम उपयोग करेंगे, इसमें लाभ मिला कंपनी को। दूसरी बात, जमींदारी बंदोबस्त से एक और, अस्थाई बंदोबस्त से एक और बड़ी बात हुई कि हर जमींदार चाहता था कि अंग्रेज राज बने रहे ताकि हमारी जमींदारी बनी रहेगी। क्योंकि नीलामी प्रथा तो हुई, लेकिन हर जमींदार चाहता था कि अंग्रेज राज रहे ताकि हमारी जो है जमींदारी बनी रहेगी, और हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा लूट खसोट कर अपनी ऐशो आराम और संपत्ति बनाने में सफल होंगे। तो निश्चित ही इससे जमींदार को भी लाभ हुआ, हालांकि जमींदार को इससे घाटा भी हुआ। ऐसे जमींदार जो थोड़ा भी नैतिकता से जुड़ा हुआ था, मानवता से जुड़ा हुआ था, जो किसान की बदहाल स्थिति देखकर उनसे लगान वसूल करने में थोड़ा भी ढिलाई देती थी, तो उनकी जमींदारी छीन जाती थी। लेकिन जमींदार के एक बड़े वर्ग है जो किसी न किसी रूप से कंपनी को एक पिलर के रूप में, स्तंभ के रूप में काम किया, लेकिन वह बहुत समृद्धि नहीं हुआ। समृद्धि नहीं होने का कारण है कि 100% में
11% जो है जमींदार को मिल रहा है 100% में, 89% जो है कौन ले रहा है, कंपनी ले रही है। तो कंपनी को ही मुख्यतः इससे लाभ हुआ। ये सुखी कृषक नहीं हुए, भूराजस्व सहज संग्रह, ठीक है कि इससे भूराजस्व कंपनी को लेने में लाभ हुआ, कंपनी को भूराजस्व वसूल करने में भी लाभ हुआ, लेकिन सबसे नियरेस्ट और सबसे बेस्ट आंसर यही होगा कि कंपनी का एक निश्चित लगान आने लगा, जिससे उनकी आगे की जो रणनीति है या प्रशासनिक सिस्टम है या जिस प्रकार की वो योजना बनाती थी उसको करने में उन्हें बहुत ही सहूलियत हुआ। 11 प्रश्न है कि 21 जनवरी, यहां आप 22 जनवरी कर लेंगे। 22 जनवरी को 22 जनवरी 2015 को किस अभियान की सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत किया गया? तो जैसा कि आप जानते हैं कि यह योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से जुड़ा हुआ है और ये पानीपत से शुरू किया गया। यह कब शुरू किया गया? 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने पानीपत से 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया और इसके साथ ही सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की गई। इस योजना की क्या विशेषता है कि आप मिनिमम 2,800 रुपया 250 रुपया से इस खाता को खुलवा सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर किस्त समय पर किस्त देना है। आपको साल भर में मैक्सिमम 1.5 लाख 1.5 लाख रुपया इसमें जमा कर सकते हैं। और इस योजना को निकालने की भी एक नीति है कि उस बच्ची की पढ़ाई अथवा 21 साल जब उम्र हो जाएगी उसके बाद ही निकलेगी। यदि बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो उस बच्ची की पढ़ाई के समय निकल सकती है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि सरकार का इसमें बहुत बड़ा जो है अंश होगा। अब क्या अंश होगा वह सही नहीं पता चलता है, लेकिन यह मानना पड़ेगा कि यदि जो मैक्सिमम जमा करता है 1.5 लाख रुपया कोई साल में इसमें जमा करता है, सबसे अधिकतम इतना कर सकते हैं आप। एक किस्त में कीजिए, 4 में कीजिए, 10 बार कीजिए, इससे कोई लेना देना नहीं है, तो उसको कम लाभ मिलेगा। लेकिन जो 2,000 रुपया ही साल में जमा कर पाता है उसको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा। अब जो अमीर आदमी है वो 1.5 लाख जमा करेगा तो उसको उस अनुपात में नहीं मिलेगा ब्याज, इंटरेस्ट, लाभांश, जो अनुपात में 2, 4, 5 हज़ार रुपया साल में जमा करने वाले को मिलेगा। लेकिन सबको इसमें लाभांश मिलेगा। हरियाणा, जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था? हरियाणा का। कितना? 879, 79। कितना था? 879, 79। हरियाणा का सबसे कम 2011 के जनगणना की हम बात कर रहे हैं। यही कारण है कि ये हरियाणा से ही शुरू की गई है। और अभी तो कोई औपचारिक तो हम लोग के पास जनगणना के बारे में पता नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है कि हरियाणा राज्य ने इस मामला में लिंगानुपात में बहुत बेहतर प्रदर्शन कर रही है, ऐसा हम लोग को जो रिपोर्ट अनऑथराइज मिल रही है उससे हम कह सकते हैं। 12 प्रश्न। सबसे पहले बोली लगाने वाला भू राजस्व वसूल करने का अधिकार देने की व्यवस्था प्रारंभ करने के लिए कौन सा उत्तरदायी है? यानी वारेन हेस्टिंग। आपको पता होना चाहिए कि ठेकेदारी इजारादारी प्रकार की व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग ने इस प्रकार की व्यवस्था लगाया था। आप जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार जब बक्सर का युद्ध जीत लिया और फिर इलाहाबाद की संधि के बाद 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि हुई क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, इस संधि के द्वारा एक बहुत बड़ी बात हुई कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया कंपनी को। तो ये अधिकार मिल गया, अब राजस्व वसूल कैसे करे, यह एक बहुत बड़ी चुनौती रही ब्रिटिश सरकार के लिए। और हम बताना चाहेंगे कि प्रारंभ में उप नवाब जो है, उप दीवान बनाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में जो है सिताब राय को और बंगाल में मोहम्मद रजा को, लेकिन इनसे वह बहुत संतुष्ट नहीं हुए। बाद में आप देखेंगे कि रेवेन्यू सर्किट बनाया गया, रेवेन्यू बोर्ड बनाया गया, काउंसिल बनाया गया, बहुत सारा प्रयोग होता रहता है हुआ। इस क्रम में एक बड़ी प्रयोग वारेन हेस्टिंग्स द्वारा किया गया और वह था कलेक्टर पद का सृजन।
1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने भू राजस्व वसूल के लिए कलेक्शन करने के लिए कलेक्ट करने के लिए कलेक्टर जैसे पद का सृजन किया। हालांकि वह भी बहुत सफल नहीं रहा। फिर आगे चलकर 1 वर्षीय और 5 वर्षीय उन्होंने ठेकेदारी व्यवस्था बोली, वही ठेकेदारी व्यवस्था का भी प्रयोग किया। अधिक यह सब सफल नहीं हुई, बार बार प्रयोग हुआ, बदलते गया। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व पद्धति अंततः सफल रही। वह है अस्थायी बंदोबस्त 19% पर, दूसरा रैयतवारी व्यवस्था जो 51% पर रही, और तीसरा महलवारी व्यवस्था जो 30% ब्रिटिश भारत भूभाग पर लागू होने में जो है सफलतापूर्वक उसको वसूल करने में वे सफल हुए। तो आप देखेंगे कि प्रारंभिक 40 वर्ष लगभग ब्रिटिश सरकार प्रयोग पर प्रयोग कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। वास्तविक सफलता उनको 19वीं शताब्दी में मिली। 18वीं शताब्दी में प्रयोगात्मक रहा, भले कि एक कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद महलवारी और रैयतवारी व्यवस्था वस्तुतः 19वीं शताब्दी के दूसरे तीसरे दशक में ही अस्थायी रूप से लागू हुआ। 13 प्रश्न है, कौन सा खेल है जो राग बोला जाता है? तो बड़ी ही सरल बात है कि कबड्डी खेल आप देखते होंगे। कबड्डी में श्वास से रुका हुआ ये शब्द खेल है। कबड्डी में एक ले में बोलना पड़ता है, और जब आपकी श्वास यदि रुक गई तो इस स्थिति में भी आप मृत घोषित हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कबड्डी खेल की शुरुआत भारत से हुई। भारत ईरान सब देश कबड्डी में बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस करती आ रही है। कबड्डी में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होती है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें राग में बोला जाता है, और एक पार्टी यदि दूसरे पार्टी के लाइनअप से बाहर जाकर इसमें काम करता है, और उस तरह यदि उसकी श्वास वहां रुक जाए तो उस स्थिति में उसे मृत डेड घोषित कर दिया जाता है, अर्थात वह खिलाड़ी अब रनअप में नहीं रहेगा, खेल में नहीं रहेगा। यह खेल जो है भारत में शुरू हुई, कब से शुरू हुई यह कहना सही कोई स्पष्ट स्रोत नहीं है। 14 प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में डॉट है, इस डॉट में भरना है भीमबेटका। ये भीमबेटका होगा। गुफा पूर्व ऐतिहासिक गुफा के चित्रों का हमें चित्रण मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव प्राचीन काल से ही विभिन्न कला के प्रति बड़ी ही संवेदनशील रही, और इस संवेदनशील का परिणाम है कि पूरा पाषाण काल में भी भले ही उनकी कोई सामाजिक कोई राजनीतिक सोच नहीं रही हो, आर्थिक क्रियाकलाप सिर्फ भोजन करने तक रही हो, लेकिन वो उन्हें बौद्धिक ज्ञान आ चुकी थी। बौद्धिक ज्ञान के कारण ही वे औजार बनाते थे, और पत्थर के ही हड्डियों के ही लेकिन बनाते थे, और चित्रकारी भी करते थे। भीमबेटका और आदमगढ़, ये रायसेन और होशंगाबाद जिला मध्य प्रदेश में भीमबेटका और आदमगढ़, ये आदमगढ़ ये दोनों ये भी एमपी में है। इन दोनों जगह से जो सेल चित्रकारी मिली है उसका समय 35,000 BC के आसपास हो सकता है। ये 35,000 BC के आसपास सेल चित्रकारी का हमें प्रमाण मिला है। वह है भीमबेटका और आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और रायसेन जिला में है। अजंता भी आप जान रहे हैं कि प्रसिद्ध भारत में चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। अजंता के गुफा नंबर 17 को भारत में चित्रों का चित्रशाला कहा जाता है। एलोरा भी जो और एलिफेंटा भी ये राष्ट्रकूट वंश से जुड़ा हुआ बहुत ही महत्वपूर्ण भारत में चित्रकला की जो है गुफा काट कर बनाए गए मंदिर और चित्रों का जो है यहाँ संकलन है। आपका 15 प्रश्न है एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड। ड्रीमलैंड ये सपना देख रहे हैं कि हमारा कैसा भूमि हो, हमारा देश कैसा हो। इसका ड्रीमलैंड जो है एक परिचय के रूप में भगत सिंह की ये पुस्तक है जिसमें ये सपना है कि भारत के देश किस प्रकार का हो, इस बारे में यह बताने का प्रयास किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भगत सिंह का नोट जो है नोट डायरी भी उनकी प्रसिद्ध है। एक जेल डायरी है और एक नोट डायरी, दोनों में अंतर है। जेल डायरी किनका होगा? जेपी का, जयप्रकाश नारायण का। एक नोट डायरी जो भगत सिंह का है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। जैसा कि आप जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है
जिसमें हिंद स्वराज इनकी प्रारंभिक छोटी पुस्तक, लेकिन उसमें बड़ी ही वेदना और सभी बातों की समस्या को रखना चाहा है। इसमें स्पष्ट रूप से इनकी हिंद स्वराज जो पुस्तक 1909 में छपी थी, जिसमें इन्होंने स्पष्ट शब्द में कह दी कि भारत पर ब्रिटिश शासन जो है वह भारतीयों के ही कृपा से है, हमारी अनुकंपा से भारत में ब्रिटिश सरकार चल रही है। हम जिस दिन उसको सहयोग देना बंद कर दें उस दिन ब्रिटिश सरकार समाप्त हो जाएगी। तो भारतीयों को सहयोग से ही ब्रिटिश सरकार चल रही है, हमारी अनुकंपा पर चल रही है, इस बात की चर्चा की है। जवाहरलाल नेहरू के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत बड़े नायक रहे और इतिहासकार मानते हैं कि यदि जवाहरलाल नेहरू एक नेता ना भी होते तो एक इतिहासकार में ये अजर अमर होते। इनकी भारत की खोज जैसी पुस्तक है, विश्व इतिहास की झलक जो है, ऐसे पिता के पुत्री के नाम पत्र, ऐसे बहुत सारे इनकी जो लिखी गई पुस्तक है वह हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और उससे हम काफ़ी इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के बारे में हम बताना चाहेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री पर लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स बियॉन्ड नाम की पुस्तक लिखी गई है, जो संदीप शास्त्री का है, इनके वंश से जुड़ा हुआ है। बहुत ही बेहतर पुस्तक है। और एक पुस्तक लेसन इन लीडरशिप, ये भी शास्त्री के बारे में बहुत कुछ बताने वाली पुस्तक है और आपको मालूम होना चाहिए कि ये दलाई लामा जैसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। लेसन इन लीडरशिप। 16 प्रश्न है, किस देश में प्रशांत द्वीप समूह देशों भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी हुई थी? तो यह दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी आपको बता दें 2015 में जयपुर में हुई थी। 2015 में जयपुर में हुई थी, यानी भारत ने इसकी मेजबानी 2015 में किया था। जैसा कि 2014 से शुरुआत है, 2017 में जो है फिजी में इसकी सम्मेलन हुई थी। ये भारत प्रशांत द्वीप समूह का अर्थ है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर में 20,000 से अधिक छोटे छोटे द्वीप समूह है, जिसमें कुछ बड़े द्वीप समूह है। तो उससे किस प्रकार की जो भारत के साथ संबंध हो और विभिन्न क्षेत्रों में, यानी हम लोग इसको सैन्य दृष्टि से नहीं देखेंगे, ये हम देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन से तो आपदा प्रबंधन इसका एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वह क्षेत्र है जहां भारी मात्रा में साइक्लोन बार बार जो है आती है। तो आपदा प्रबंधन, जलवायु से जुड़ा हुआ ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप एक हम लोग की जरूरत होती है, उससे जुड़ा हुआ इसमें वार्तालाप होता है और उस पर कार्य किया जा रहा है। तो 2015 में आप देखेंगे कि ये जयपुर में हुआ था। 17 प्रश्न है, कॉक्स बाजार दुनिया के सबसे लंबा समय तक अटूट समुद्र तट है। तो ये कॉक्स बाजार जो है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। 150 किलोमीटर जो है लगभग जो है इसकी जो है लंबाई है और ये चटगांव डिवीजन से जुड़ा हुआ है। चटगांव डिवीजन से जुड़ा हुआ है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ये कटा छटा अटूट, यानी जहां पूरे लिंक बना हुआ है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ क्षेत्र हैं जिसमें इस तरह की प्रवृत्ति है। 90 माइलेज डिग्री है ऑस्ट्रेलिया में, वह भी इसी तरह के तट हैं। लेकिन ऑल ओवर जो बिना छटा हुआ कॉक्स बाजार के नाम से जाना जाता है, ये बांग्लादेश में है और तटीय क्षेत्र है 150 किलोमीटर, जो चटगांव डिवीजन से जुड़ा हुआ है। आपका 18 प्रश्न है, किसे प्रसिद्ध रूप से मैसूर का बाग कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान, जो 1782 से 99 तक इनका शासन है। आप जैसा कि जानते हैं कि टीपू सुल्तान अंग्रेज के सबसे सशक्त विरोध करने वाला भारत के शासक हुए, बड़े शासक में। और यह ऐसे शासक हैं जो 4 मई 1799 को अपने किला के सामने 1799 को किला के सामने युद्ध करते हुए मारे गए। इन्हें शहीद तक का दर्जा दिया जाता है। हालांकि टीपू सुल्तान पर धर्मांतर के आरोप लगाया जाता है, जिसके कारण भारत में विभिन्न पार्टी, एक समर्थक पार्टी और दूसरे विरोधी पार्टी में भी आए हैं। लेकिन हम बताना चाहेंगे कि टीपू सुल्तान अंग्रेज का सबसे सशक्त विरोध किया और इनकी एक कथन है कि भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जीना। भेड़ की तरह लंबी जिंदगी जीने से बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सहयोग लेने का प्रयास किया। आपको मालूम होनी चाहिए
फारस से, अफगानिस्तान से, तुर्की से, मिस्र से, फ्रांस से, मॉरिशस से, इस सब से इन्होंने विदेश से संबंध बनाकर अंग्रेज के विरुद्ध एक गठजोड़ बनाना चाहा। दुर्भाग्य है कि जो टीपू विदेश में करना चाहता था, यदि वह चीज देश के अंदर संगठित करना चाहता सबको, तो इसका जवाब कुछ और हो सकता था। आधुनिकता के ये श्रेय भी लेने वाले शासक है। विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकता, ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हिजरी संबत था उसको हटाकर लाने वाला, रोड, सड़क, मुद्रा, मापदंड, बहुत सारे कार्यों में इन्होंने बहुत सारा कार्य किया, अपने को मॉडलाइज करने का प्रयास किया, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अंग्रेज से टक्कर लेने के लिए हमें अंग्रेज जैसी सिस्टम से जुड़ना होगा। तो अस्त्र शस्त्र आदि क्षेत्र में भी, प्रशिक्षण में भी, हर क्षेत्र में प्रयास किया। चूंकि संसाधन कम थी, दुश्मन अधिक थी, अपने ही जब दुश्मन हो तो हार होगी। आपको बता दें कि ब्रिटिश समाज से जो हमारी हार हुई, ब्रिटिश से जो हमारी हार हुई, उसका सबसे बड़ा कारण था कि वह आधुनिक समाज थी और हम लोग सामंतवादी समाज थी। हम लोग के पास सब कुछ जो है सामंतवादी प्रवृत्ति की सोच, समझ, अस्त्र शस्त्र, रहन सहन, प्रशासन, सेना, सब कुछ उसी तरह की थी, जबकि उसके पास सब कुछ आधुनिक तरह से थी। आपने किसी अंग्रेज के बारे में नहीं सुना होगा कि उसने गद्दारी कर दिया अंग्रेज से, लेकिन हिंदुस्तान में तो भरे पड़े हैं, गद्दारों की कमी नहीं है। यहाँ एक पर एक विभीषण हुए, जिसके कारण हमारी बार बार हार होती रही। आज भी हमारे देश में गद्दारों की कमी नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर, कभी कभी हम देखते हैं कि हमें मालूम होता है कि बड़े बड़े ऑफिसर हैं, बड़े बड़े व्यक्ति हैं, जो कि विदेश को कुछ चंद लाभ के लिए, कुछ स्वार्थ के लिए, उनको वह बहुत ही गुप्त बातों की सूचना देते हैं। जो भी हो, हम टीपू सुल्तान का यहाँ चर्चा करेंगे कि ये मैसूर के शेर के नाम से, अब बंगाल का शेर किसको कहता था? सही बता रही है, ये तो मार देगी इस बार डिग्री। ब्लेजली को बंगाल का शेर कहा जाता, अपने को कहता था कि हम बंगाल के शेर हैं। 19 प्रश्न देखिए, किसने यह विचार दिया कि भारत की नीति घिनौनी है? यहां आप आर्थिक, ठीक है, भारत की जो घिनौनी है, आर्थिक नीति घिनौनी है, ये ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत में आर्थिक नीति घिनौनी है, इस तरह से इसका आंसर होना चाहिए। भारत का नीति घिनौनी है, थोड़ा दिक्कत है, तो आप इसको लिखिए कि ब्रिटिश भारत में आर्थिक नीति घिनौनी है। यह लिखने वाले कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स, जैसा कि आप जानते हैं कि समाजवाद को वैज्ञानिक आधार देने वाले कार्ल मार्क्स है। भौतिक द्वंद्ववाद का संबंध जो है समाजवाद से है। जर्मन के ये महान चिंतक हैं, ये समाजवादी विचार से जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक है, ये कैपिटलिस्ट जो है, जो पूंजीपति वाले हैं, उनका ये धूर विरोधी है। तो भारत में जो आर्थिक नीति ब्रिटिश सरकार की थी, वह नीति ब्रिटिश की जो ब्रिटेन में जरूरत थी उसके अनुरूप यहाँ बनती थी। यानी जो भी नीति बनेगी वह ब्रिटेन को कैसे लाभ हो, इसके आधार पर नीति बनाई जाती थी। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटिश भारत की आर्थिक नीति को 3 भाग में बांटा गया है, जो कि आप जान रहे हैं कि प्रारंभ से 1813 से 1857 तक, और फिर 57 से आगे जो है, 1857 से आगे जो आर्थिक नीति है वह 3 तरह से बांटा गया है। जिसमें इनका कहना है कार्ल मार्क्स का कि भारत की जो घिनौनी ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति के कारण भारत में दुर्दशा रहा और भारत में बार बार अकाल आई, यहाँ विभिन्न समस्या से जूझती रही, और ब्रिटेन जो दुनिया में शिरोमणि रही, दुनिया में राज किया, ताज लिया, उस सब के पीछे भारत पर उनका शासन था। और वह शासन अपने हित में, भारत पर क्या कानून बने, क्या वहाँ बने जिससे कि भारत से अधिक शोषण हो। जैसा कि सुलीमन एक प्रशासक था, उसका कहना था कि हमारी आर्थिक नीति कुछ इस प्रकार काम करती है जैसे स्पॉन्ज की तरह करती है। स्पॉन्ज की तरह करती है, गंगा नदी तट के जो रस है उसको चूस लेती है और वह टेम्स नदी जाकर निचोड़ देती है। तो स्पष्ट है कि भारत का शोषण करके वहाँ महल पर महल बना, वहाँ हर कुछ किया। जिस समय हम बताना चाहेंगे कि दादा भाई नौरोजी जब 1867-68 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की थी, कितनी की थी? 20 रुपया सालाना।
और 1870 में ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 420 रुपया सालाना। अब आप जोड़ लीजिए कि हमारा 20 रुपया और उनका 400 जो है इतना रुपया जो था सालाना था, यानी 400 से अधिक थी। तो स्पष्ट है कि भारत के आर्थिक शोषण को आधार इन्होंने बनाया था जिससे वे लाभ उठाते थे। आपका देश है कि चट्टान धातु के टुकड़े जो ज्यादातर मंगल और बृहस्पति, तो स्पष्ट हो गया कि एस्टेरॉयड है, क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह जो मंगल और बृहस्पति के बीच है, और आप जान रहे हैं ये चट्टानों से जुड़ा हुआ है, और ये सभी जो है खगोलीय पिंड है जो सूर्य से चक्कर लगाता है, उसका रोटेशन करता है, परिक्रमण करता है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये क्षुद्र ग्रह जब कभी किसी कारणवश गुरुत्वाकर्षण खो देती है और पृथ्वी पर गिरती है तो उससे गर्त का निर्माण होता है, गड्ढा बन जाता है। लोनार झील इसी तरह का झील है। एक फोरवेस्टा एक ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे हम बिना माने किसी चीज की सहयोग के बिना किसी कहने का अर्थ है यंत्र के बिना देख सकते हैं। तो ये क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु भी इसी प्रकार का जो है आप देखेंगे कि खगोलीय पिंड है। उपग्रह दो तरह से उपग्रह बनता है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक प्राकृतिक उपग्रह है, दूसरा कृत्रिम उपग्रह भी बनता है। बौनाग्रह बहुत है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बौनाग्रह में यदि आप रखेंगे तो प्लूटो को आप रख सकते हैं। 21 प्रश्न को आप देखिए कि महानदी बेसिन का विस्तार किस राज्य में नहीं है, तो स्पष्ट है कि इसका उत्तर प्रदेश आंसर नहीं होगा। ये छत्तीसगढ़ से आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ के धनतरी जिला है जिसके सिहावा पहाड़ है धनतरी जिला में, जहां से निकलती है। 850 किलोमीटर से अधिक यह बहती है और यह जो है झारखंड ओडिशा से जुड़ती है। भारत के 4% बेसिन का यह निर्माण करती है। तो स्पष्ट है कि यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ उड़ीसा से जुड़ा हुआ है, झारखंड को भी इससे कुछ लाभ मिलता है। और ये इस पर एक बांध बनाई गई है जो विश्व की सबसे लंबी नदी बांध है। वह कौन बांध है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की लंबाई कितनी है? हीराकुंड बांध उड़ीसा के सम्बलपुर में है। ये 4800 मीटर इसकी जो है 4800 मीटर जो है इसकी लंबाई है। दुनिया की सबसे बड़ी नदी बांध के रूप में बेशुमार है। तो आप देखेंगे हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है और हीराकुंड बांध से दो राज्य को सबसे ज्यादा लाभ होती है और वह है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को। संबलपुर पास में ये डैम है, संबलपुर उस नदी तट पर है। 22 प्रश्न को आप देखें कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस टीम खेल में कांस्य पदक, थोड़ा इसको गौर से देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है आपका। टीम खेल कांस्य पदक है। आप जान रहे हैं कि हम लोग इसमें भी पदक पाए हैं ना जी, लेकिन आपका आंसर क्या होगा? हॉकी होगा मैदान, क्योंकि टीम खेल की बात हो रही है। आप जान रहे हैं कि भारत लंबी अवधि तक हॉकी के शिरोमणि रहे हैं ओलंपिक में। हालांकि बाद में भारत की स्थिति कमजोर हुई और यह बड़ी ही भाग की बात है कि भारत ने फिर इस बार टोक्यो ओलंपिक जो 2020 नाम से जाना जाता है, जो अगस्त सितंबर 2021 में आयोजित हुआ कोविड-19 के कारण, जिसमें भारत ने कुल 7 पदक पाके 48वें स्थान पर आया है, 48वें स्थान पर आया है, जिसमें हॉकी में भी पदक पाया है। भारत कब से कब तक हॉकी के सबसे चैंपियन था? यदि टीम बेसिस यदि सबसे ज़्यादा कोई पदक भारत ने पाया है तो हॉकी में पाया है। 1928 से जो है 1956 तक लगातार सभी ओलंपिक में भारत ने स्वर्ण पदक जीता था हॉकी में। और अंतिम बार हमने स्वर्ण पदक कब पाया था हॉकी में? किस ओलंपिक में? मास्को ओलंपिक 1980। मास्को ओलंपिक 80 में हम अंतिम रूप से जो है स्वर्ण पदक पाया था हॉकी में। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। 23 प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों के पुनर्गठन के लिए कौन सी समिति बनाया? तो केवी कामत समिति, जो 7 अगस्त
2020 को बनाया गया था। ये 7 अगस्त 2020 को बनाया गया था। और कोविड-19 से जो ऋण के पुनर्गठन, क्योंकि उस समय जब आदमी कार्य करने में सक्षम नहीं थे, इनकम की स्रोत नहीं हो रही थी, तो उस समय इंस्टॉलमेंट या ऋण कैसे देगी, उस पर ये समिति बनी थी। केवी कामत, जैसा कि आप जानते हैं कि कामत जो है न्यू ब्रिक्स बैंक, न्यू ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक एक अलग है, एक न्यू ब्रिक्स बैंक है संघाई में जिसके है, उसके पहला अध्यक्ष थे और 100 अरब डॉलर से उसकी शुरुआत है संघाई में जिसकी है। और एक न्यू डेवलपमेंट ब्रिक्स बैंक है, दोनों में अंतर है। एक सहायता देती है, दूसरा जो बैंक है वह इस 4 देश से जुड़ा है, और दूसरा जो गरीब या बहुत समस्या से जूझ रहा है उन लोग को भी ऋण पहुंचाता है। तो ये आप नरसिम्हम समिति का नाम जान रहे हैं। नरसिम्हम समिति जो है बैंकिंग सुधार के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया था। 24 प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम उत्पाद नहीं है, यानी किस क्षेत्र में ये कार्यरत नहीं है। इसको इस तरह समझिए कि ये जो हमारी संस्था है, जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम किस क्षेत्र में काम नहीं कर रही है, तो स्पष्ट हो गए रुपए के क्षेत्र में काम करे, एकीकृत भुगतान अंतर पृष्ठ पर भी, और विदेशी मुद्रा नहीं होगा। ये काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। 2008 में जो है 2008 में इसकी स्थापना हुई और 2013 में कंपनी अधिनियम के द्वारा गैर लाभकारी संगठन के रूप में इस संगठन को नामाकरण रजिस्टर्ड कर दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब हुई? 2008 में। 2013 में इसको रजिस्टर्ड कंपनी अधिनियम के द्वारा कर दिया गया है। तो स्पष्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडार जो है वह आरबीआई द्वारा देखा जाएगा, ना कि ये जो आपकी संस्था है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, इसके द्वारा। 25 प्रश्न है, एक भारतीय युद्ध कला क्या है जो जिसकी उत्पत्ति केरल में हुआ? तो कलेरी पायट्टू। कलेरी पायट्टू ये मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट से जुड़ा हुआ है और इसकी उत्पत्ति केरल में हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट में कलीरी या पट्टू को स्थान दिया गया है। जो भारत में 8 मेन मार्शल आर्ट है तो बहुत सारा, उसमें सबसे प्राचीन में इसको माना जाता है। ये गतका जो है, जैसा कि आप जानते हैं, ये तलवार से लड़ाई से ये पंजाब से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कराटा किसी एक जगह का नहीं, बहुत सारा। हालांकि जूडो कराटा का जन्मभूमि कहा जाए तो इसे जापान से जुड़ता है, जूडो वहाँ का है भी है। और मई थाई जो है ये थाईलैंड का राष्ट्रीय खेल की तरह इसका यूज होता है। थाईलैंड का इसे राष्ट्रीय खेल के तरह यूज किया जाता है। तो ये थाईलैंड से जुड़ेगा, ये केरल से जुड़ेगा, ये पंजाब से जुड़ेगा। और ये कराटा किसी एक जगह का नहीं है, कई जगह मनाई जाती है। यदि ऑल ओवर देखा जाए तो जापान इसका शुरुआत माना जाएगा। 26 प्रश्न देखिए, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? थोड़ा ध्यान देंगे, भारतीय परिषद क्या है आप लोग बता सकते हैं? ये भारतीय परिषद क्या है? इंडियन काउंसिल, इंडिया काउंसिल कहिए इसको, भारत परिषद। ये 1858 में जो भारत शासन अधिनियम एक्ट जो लाया गया, इसके द्वारा बनाया गया था, ठीक है। इसके द्वारा बनाया गया था और इसका उद्देश्य था, आपको बता दें कि 1857 के क्रांति के बाद 1858 में जो 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम लाया गया, इस शासन अधिनियम के द्वारा अब कंपनी का शासन समाप्त हो गई और ब्रिटिश क्राउन यानी राजा का शासन प्रत्यक्ष, वहाँ रानी थी तो रानी का शासन प्रत्यक्ष रूप से शुरू हुई। और उसके लिए एक 15 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई, एक सलाहकारी परिषद बनाया गया। वह सलाहकारी परामर्शदात्री परिषद जो है उसी को कहा गया भारत परिषद, इंडिया काउंसिल। इंडियन नहीं, इंडिया काउंसिल कहेंगे। यहाँ हम भारत कहेंगे, भारतीय नहीं कहेंगे। तो इंडिया काउंसिल की स्थापना 1858 में किया गया। इसमें 15 सदस्यीय सदस्य होते थे। जो कहे आप माथा
जो बार बार जो वहाँ के बहुत बड़े बड़े व्यक्ति को जिसमें शामिल किया जाता था, और इस इंडिया काउंसिल का खर्च भी भारत के भू राजस्व से दी जाती थी, ठीक है। और इसके जो सचिव, ये जो सचिव होते थे, इसको, इसके प्रधान को क्या कहते थे? भारत सचिव। इसके प्रधान को क्या कहते थे? भारत सचिव। भारतीय मामलों में ऑल इन ऑल कौन होते थे? भारत सचिव। सो भारत सचिव ये कौन होते थे? तो ब्रिटिश कैबिनेट के गृह मंत्री, उसे गृह सचिव कहते थे। बात समझ में आ रही है? ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल कैबिनेट में जो गृह सचिव होगा, गृह मंत्री होगा, वह भारत सचिव होता था, स्वतः स्पॉन्टेनियस। जो उस एक्स जो है ऑफिसर रूप से जो उस पद पर रहेंगे, पदेन वो बनेंगे। तो यही मेन भारत पर शासन कर रहा था, क्योंकि कैबिनेट के आदमी है, उनके लिए भारत क्या है? घर हो गया। लेकिन 1935 के शासन अधिनियम जब आ गया, तो 1935 का शासन अधिनियम अपने आप में संविधान है, तो अब उसके लिए कोई सलाहकार की जरूरत नहीं पड़ी। इस स्वाभाविक है कि 1935 के एक्ट के द्वारा आपका आंसर ही होगा, भारत परिषद को समाप्त कर दिया, क्योंकि जरूरत नहीं रह गया, क्योंकि अब संविधान है, वही सब कुछ है, उसी के आधार पर शासन होना है। 27 प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसने लिखी? तो बहुत ही प्रसिद्ध बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के प्रसिद्ध इतिहासकार, राष्ट्रवादी सांस्कृतिक विचार से जुड़े हुए व्यक्ति। इन्होंने ही दुर्गेश नंदिनी जैसे भी समाचार पत्र लिखी। आनंद मठ उपन्यास तो आप इनका जान ही रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम जो है वंदे मातरम प्रकाशित हुई थी। कब प्रकाशित हुई थी? 1882 ईस्वी में। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय भारत के महान जो है, ये भी उपन्यासकार में है। इनकी बहुत सारी जो है उपन्यास है। देवदास जैसा आप जान ही रहे हैं, श्रीकांता, ऐसे कई उपन्यास इनकी प्रसिद्ध है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर भारत के संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें स्कूल सुधार समिति के अध्यक्ष भी बनाए थे, और विधवा पुनर्विवाह से हटाने में इनका योगदान है। साथ में ये सोम प्रकाश नाम के प्रसिद्ध समाचार पत्र निकालते थे। रविंद्रनाथ घोष के बारे में आप जानते हैं कि इनकी प्रसिद्ध कई उपन्यास है, जिसमें गोरा उपन्यास ब्रिटिश सरकार के जो विरोध में भारतीयों को जनमत करने वाला उपन्यास है, गोरा। 28 प्रश्न है, भारत के प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ स्थित है? तो आप जान रहे हैं, कहाँ होगा? बीजापुर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बीजापुर में बनाया गया कुतुब कुली शाह के द्वारा। कहा जाता है कि प्लेग आ गया था, तो आदमी को बहुत सारी समस्या आ गई, बेरोजगारी आ गई, रोजगार मिले, इसके लिए इन्होंने इस तरह की शुरुआत कराया था। आपको बताना चाहेंगे कि यह बहुत ही प्रसिद्ध है। 29 है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? तो सैम मानेकशॉ बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी 1973 को इन्हें फील्ड मार्शल की मानस दी गई। के.एम. करियप्पा स्वतंत्र भारत के प्रथम स्थल सेना अध्यक्ष थे, लेकिन यह उपाधि 1986 में इनको दिया गया। तो स्पष्ट है कि सैम मानेकशॉ को 1973 में दिया गया। भारत पाकिस्तान से जो बांग्लादेश के लिए युद्ध हुआ, उसमें सैम मानेकशॉ ही उस समय भारत के जनरल थे। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी ने इनसे जानना चाहिए कि हम बांग्लादेश की जो समस्या है उसको लेकर क्यों नहीं युद्ध करें, तो इनका कथन था कि हम अभी युद्ध नहीं करेंगे। इंदिरा गांधी चाहती थी कि बांग्लादेश की समस्या को लेकर हमें जल्द से जल्द युद्ध हस्तक्षेप करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़ी हिंदू पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ से लाखों के लाखों व्यक्ति भारत में पलायन कर रहे हैं। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि पाकिस्तानी सेना का जो अत्याचार है उससे मुक्ति मिले। जैसा कि आप जानते हैं कि 26 मार्च को ही बांग्लादेश ने अपने को स्वतंत्रता घोषित कर दी थी। बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस कब मनाई जाती है? 26 मार्च। स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश कब मनाती है? 26 मार्च को। और हम लोग 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाते हैं।
3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच भारतीय सेना ने युद्ध लड़ा और 93,000 जनरल नियाजी खां के नेतृत्व वाली जो सेना थी उसने समर्पण कर दिया भारत के जगजीत सिंह अरोरा के समक्ष। ब्रिगेडियर जनरल जगजीत सिंह अरोरा के समक्ष समर्पण किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी समर्पण है। हम बता रहे थे कि मानेकशॉ से जब श्रीमती गांधी बात कर रही थी तो उनका विचार था कि हम गर्मी महीना में ही आक्रमण करें क्योंकि अब रहन वाला नहीं है। तो मानेकशॉ कहा अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें चुपचाप देखना होगा। तो उस पर इंदिरा गांधी का जवाब था कि क्या हम पाकिस्तान से हार जाएंगे? उससे पहले ही 20 वर्षीय मैत्री संधि हमने रूस से कर लिया था। रूस से मैत्री सक्रिय संधि की तरह थी कि यदि कोई तीसरा देश इसमें इंटरवॉल्व होगा, कोई भी इसमें इंटरफेयर करेगा तो वह रूस भी हमको हर स्तर पर सपोर्ट करेगी। जैसे कि 7वीं बेरा को जब अमेरिका ने इसमें शामिल कर दिया था, कोशिश किया था, हिंद महासागर में प्रवेश कर दिया था, तो रूस की चेतावनी से वापस हुआ था। तो इस समय मानेकशॉ का कहना था कि हम उससे डरते नहीं है, पाकिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं है, समस्या है कि हमें कम से कम समय में कम हताहत और संसाधन को नष्ट करके हमें जीतना है। उस समय मानेकशॉ का जवाब था कि यदि अभी हम आक्रमण करेंगे तो चीन का हस्तक्षेप संभव है, चीन भी भारत से जुड़कर युद्ध कर देगा, ये युद्ध एक लंबी युद्ध चलती रहेगी। चूंकि हम उस समय आक्रमण करेंगे जिस समय चीन जब तक सोचेगा तब तक हमारी जीत हो जाएगी, क्योंकि दर्रे सब में बर्फ भर जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो कब से कब तक हुआ था? 3 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच। हम लोग विजय दिवस कब मनाते हैं? 16 दिसंबर। समझ गया ना? क्योंकि जब तक वो सोचेगा, आज की तरह हवाई जहाज सबको नहीं थी बढ़िया, जब तक वो सोचेगा तब तक उसमें बर्फ भरा रहेगा, वो आएगा कैसे? जब तक सोचेगा तब तक हमारी काम हो जाएगी। और यही बात हुआ था, इसी को रणनीति कहते हैं। तो मानेकशॉ ने यह जवाब इंदिरा गांधी को दी थी जब इंदिरा गांधी थोड़ा उतावला हो रही थी, हम युद्ध जल्द से जल्द समाप्त करें। भारत में डिरी या डिरी आवे, डी आर क्या होगा? डबल ई, ठीक है। ये उत्सव जो है फसल कटाई से जुड़ा हुआ है। सॉरी, यहाँ नहीं होगा, ये अरुणाचल प्रदेश से जुड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर होगा। यह फसल कटाई से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, अरुणाचल प्रदेश इसका आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप। इसमें फसल अधिक बेहतर हो और हम लोग अधिक सुख संपत्ति से जीवन जिए, इससे संबंधित ये दिरी या ड्री जो है उत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में और भी बहुत सारे उत्सव मनाए जाते हैं, सोलुंग, लोसर, हला लोसर बहुत अन्य जगह भी, तिब्बत, लद्दाख वगैरह क्षेत्र में भी मनाया जाता है। नेचू दारू, कुट्टी, मुरुंग जैसे कई त्योहार जो है अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। ये फसल से जुड़ा हुआ त्योहार है। 31 प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की बात करती है? तो आप जान रहे हैं कानून के समक्ष भारत का पहला मौलिक अधिकार 14 से 18 में समता का अधिकार है। समता का अधिकार जो है, इसी में पहला अधिकार जो है वह क्या है? कानून के समक्ष समानता। आपको मालूम होनी चाहिए कि कानून के समक्ष समानता का अर्थ होता है कि सब कंडीशन सेम हो, एक समान हो। तो भारत के राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे एक भिखारी हो, सबके साथ एक ही तरह की दंड दी जाएगी। एक ही तरह की घटना करने वाले दो व्यक्ति के बीच दंड विधान में कोई जो है भेदभाव नहीं की जाएगी, दोनों में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, दोनों के साथ एक ही व्यवहार की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल मामलाओं में भारत के नेता और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको, मंत्री सबको कुछ सुविधा दी गई है। क्रिमिनल मामला में भारत में किसी भी प्रकार की विशेष अधिकार नहीं है। क्रिमिनल मामला का अर्थ है कि जो फौजदारी मामला है उसमें सबके बीच एक समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वह किसी भी व्यक्ति हो। जैसा कि आप जानते हैं कानून का शासन है कहाँ से लिए हम? ब्रिटेन से। प्रोफेसर डाइसी कानून के शासन के जनक हैं और कानून के शासन ब्रिटेन से हमने लिया है। ब्रिटेन में इसी पर प्रोफेसर डाइसी का कथन है कि कानून का शासन का अर्थ है कि प्रधानमंत्री और एक आम आदमी के बीच कानूनी मामला में कोई भेदभाव नहीं की जाएगी, कोई विशेष अधिकार उन्हें नहीं मिलेगी।
36 आर्टिकल आप समझ रहे हैं कि नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ है, जिसमें राज वगैरह की परिभाषा जो 13 में दिया गया है उसी तरह की वहाँ भी चर्चा है। 19 में हमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार दिया था, वर्तमान में 6 है। और 23 अनुच्छेद में जो है बलात्, श्रम और मानव दुर्व्यवहार व्यापार पर रोक लगाने से संबंधित है। 32 है नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन के रूप में कहाँ शुरू हुआ था, तो आपको बता दें कि नील विद्रोह वास्तव में 1859 से शुरू हो जाएगा। 1860 में इस पर एक नील आयोग बनेगा। नील आयोग बनाया गया सीनेटकर की अध्यक्षता में एक नील आयोग बनाया गया। तो नील में जो अवैध खेती हो रही थी उस पर और जो अलग तरह की शोषण और अन्य रूप में भी की जा रही थी उस पर उसने नील आयोग ने रोक लगा दिया। नील आयोग और नील विद्रोह बंगाल देना है। हम बताएंगे 1853 से 73 से 76 के बीच भारत में पहला किसान का विद्रोह हुआ। वास्तव में एक संगठित पवना किसान सभा भारत में पहला किसान सभा है जो 1873 में बनाया गया। और फिर 73 से 76 के बीच में अन्य कई मांगों को लेकर बंगाल में विद्रोह किसानों ने किया था। तो नील आयोग, इस पर एक नील दर्पण बड़ी ही प्रसिद्ध नाटक है, किनका है? ठीक, दीनबंधु मित्र का जो है एक प्रसिद्ध नाटक है। वह नाटक क्या है? जिसमें नील किसानों की दुर्दशाओं का बड़ी ही विशद रूप से चित्रण किया गया है। ठीक है, अब 33 प्रश्न देखिए। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से कितना समय से जुड़ा हुआ है? तो आप जान रहे हैं कि 5 घंटा 30 मिनट होगा, क्योंकि 82/1/2 जो है हम देशांतर जो है कहाँ है? पूर्वी देशांतर है। तो आप जान रहे हैं कि ग्रीनविच से जब पूरब आएंगे तो हमारी क्या होगी? टाइम में क्या होती है? वृद्धि होती है, प्लस होती है। और ग्रीनविच टाइम से हम पश्चिम जाएंगे और टाइम में क्या होगा? कमी होगा। उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के रूप में हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 82.5 डिग्री है, तो हम 82.5 डिग्री को जब 4 से भाग देंगे तो बराबर क्या हो जाएगा? 5 घंटा 30 मिनट। क्योंकि एक देशांतर के बीच कितना अंतर आता है? 4 मिनट का। 4 मिनट एक देशांतर के बीच अंतर आता है। स्पष्ट है कि भारत 82.5 पूर्वी देशांतर पर है, तो 5.5 घंटा का अंतर होगा। ये हमारा नैनी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पास से जुड़ा हुआ है। इलाहाबाद पास पड़ता है, लेकिन वास्तव में मिर्जापुर से जिला से जुड़ेगा। तो ये नैनी से हमारी गुजरती है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 5 घंटा 30 मिनट हम आगे हैं। विश्व में कई देशों में कई टाइम जोन है। जिस तरह आप देखेंगे ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, रूस है। इस सब में बहुत सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है बड़ी आश्चर्य लगेगा फ्रांस में है। तो ये टाइम जोन में अलग अलग क्षेत्र में बांटता है। उसके आधार पर आदमी जाने आने का टाइम निर्धारित करता है। एक होता है मानक टाइम हुआ, एक होता है स्थानीय टाइम। क्या होता है? लोकल टाइम। किसी स्थान पर जब सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, यानी 12 बजे सीधी जब रोशनी पड़ती है, उस समय उस जगह को स्थानीय मान कहते हैं। मौर्य वंश भारत में पूर्व और पश्चिम में मालूम है आप लोग को लगभग 30 देशांतर का अंतर पड़ता है। 29 पॉइंट समथिंग है, यानी लगभग 2 घंटा का अंतर है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के। 34 प्रश्न है, मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था? तो आप जान रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य था। ये 322 बीसी से 298 बीसी तक रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु, आध्यात्मिक गुरु नहीं, राजनीतिक गुरु, शिक्षक चंद्रगुप्त के कौन थे? चनक ने इन्हें 1000 में पन में खरीद लिया। पन माने चांदी का सिक्का। पन जो है मौर्य वंश के सिक्का का आधार था। और भी सिक्के थे। और फिर इन्हें तक्षशिला में सभी प्रकार की पढ़ाई करवाएं, जहाँ से पढ़कर आए थे। इस बार टीचर के रूप में चनक ने काम किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों का लाभ उठा के
प्रवर्तक जैसे कश्मीर के बड़े शासक को प्रलोभन देकर अपने ओर करके, और अंत में एक बड़े युद्ध हुआ धनानंद से, जिसमें धनानंद का प्रधान सेनापति जो था वह कौन था? भद्रसाल। तो उसे जो है राक्षस तो मंत्री था, अमात्य था, उसका मंत्री था, सेनापति नहीं था। तो उसके बाद एक युद्ध में जीतकर भारत में मौर्य वंश की स्थापना किया। चूंकि धनानंद राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, यानी उसमें यह प्रवृत्ति थी कि अधिक से अधिक धन को जमन करो। अग्रसेन, उग्रसेन जैसे नाम, अग्रनीत जैसे शब्द उनके लिए आया है यूनान में। वास्तव में वह धन के में आनंद लेता था, इसलिए धनानंद का लाया। तो बड़ी अत्याचार था, यहाँ तक कि जो लाश जलता था मृत व्यक्ति की, लकड़ी पर भी बहुत टैक्स लगा दिया था। तो इनसे आदमी त्राही त्राही कर रहा था। तो उस नंद वंश को अंत करके मौर्य वंश की स्थापना हुई। और मुद्रा राक्षस जो पुस्तक आप देख रहे हैं, किसका है मुद्रा राक्षस पुस्तक? विशाख दत्त का। वो नाटक इसी पर आधारित है। ध्यान रखना है कि कैसे धनानंद का अंत हुआ और चंद्रगुप्त कैसे राजा बन गया, उसी से संबंधित वो नाटक है। तो राक्षसी प्रवृत्ति जो जनता त्राही त्राही कर रही थी, उससे मुक्ति देकर एक निरंकुश लेकिन लोक कल्याणकारी अवधारणा वाला मौर्य वंश स्थापित हुआ। और एक बेहतर, जो अब देश की अंदर आंतरिक सुरक्षा दे और विदेशी को मुंहतोड़ जवाब दे, एक परिपक्व विदेश नीति लावे, एक बेहतर जो है प्रशासनिक सिस्टम दिया। इन सब कारण हम चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहते हैं। भारत में मुक्तिदाता दो व्यक्ति आएंगे, एक रिपन को कहेंगे, लॉर्ड रिपन को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उनको कहा है, कही है, वो प्रेस का मुक्तिदाता है, ठीक है, प्रेसों का मुक्तिदाता कहेंगे। यहाँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, जो लेडी ऑफ द लैम्प है, जिनके जन्मदिन पर नर्स दिवस मनाया जा रहा है दुनिया में, उन्होंने भारत के मुक्तिदाता कहकर उनको पुकारा है। और चंद्रगुप्त को भारत का मुक्तिदाता, यदि यहाँ विकल्प रहेगा इसमें, यदि प्रशासन वाला में रहेगा तो रिपन का नाम देना है। ये इनके चंद्रगुप्त के पुत्र हैं बिंदुसार, और इनके पुत्र अशोक है। यानी अशोक के ये बाबा हुआ, ये पिता हुआ, और ये मौर्य वंश के अंतिम शासक है। 185 BC में आप देखेंगे कि इनकी हत्या करके इनके ही अमात्य और सेनापति जो है वह पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दिया? शुंग वंश की स्थापना की। भारत में आयुर्वेद अधिनियम लाया गया तो ये 1959 में होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में इसमें संशोधन होने की बात हो रही है। 2017 में आयुर्वेद में कुछ मामूली परिवर्तन राज्याधीश मतलब सरकार द्वारा निकाली गई थी, जिससे भारी मात्रा में बंदूक को सीज किया गया है। और 2019 में और भी बंदूक सिस्टम को, आयुर्वेद अधिनियम को मजबूत की जा रही है, ताकि अवैध रूप से जो हम लोग रखते हैं अथवा हम लोग जरूरत ना है फिर भी हम लोग बंदूक रखते हैं, उस सब पर रोक लगाया जाए, ताकि कि जो व्यक्तिगत प्रतिशोध के कारण भी हम लोग हत्या करते हैं, यहाँ तक कि घर में भी आपसी टेंशन होता है, उस पर भी अपने से आत्महत्या करते हैं। तो इन सब पर रोक लगाने के लिए 2019 में एक कानून आ रही है कि इस तरह की प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, जिसको मिला है उनसे छीन ली जाएगी। भारत में आर्थिक इतिहास की पहली प्रसिद्ध पुस्तक यदि पूछा जाए तो रमेश चंद्र का, आरसी दत्ता का नाम देंगे। 1902 ईस्वी में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक निकली, जो बड़ी ही महत्वपूर्ण है, भारत का आर्थिक इतिहास, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध पुस्तक है, जिस पुस्तक में इन्होंने भारत की जो वर्तमान स्थिति है, इकोनॉमिक किस प्रकार की समस्या है, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही है, इस पर बड़ी ही व्यवस्थित पुस्तक है आरसी दत्ता का। 2 खंड में निकली हुई है। 1902 में पहली खंड निकली थी। इस पुस्तक में बताया गया है कि ब्रिटिश सरकार जो भारत में भू राजस्व या जो सबसे बड़ी आई थी स्रोत थी, वह कोई नई प्रक्रिया नहीं थी, बल्कि ये प्राचीन काल से भारत में भू राजस्व ली जा रही थी। लेकिन इसकी तुलना उन्होंने सूर्य से किया है। उन्होंने कहा कि सूर्य जिस तरह भाप से पानी सोख लेती है, वेपरेशन करती है, वेपरेट कर लेता है, तो फिर वह उसी जगह वर्षा कर देता है। यानी राजा जो लेते थे पैसा, तो फिर राजा उसी में दे देते थे, जनता को ही, देश के अंदर ही दे देते थे, देश से बाहर नहीं जाता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ऐसे सूर्य है कि यहाँ से तो
पानी तो यहाँ सोखता है लेकिन वर्षा कहाँ करता है? ब्रिटेन में। बात समझ रहे हैं? तो बहुत ही साइंटिफिक। हालांकि दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम अर्थशास्त्री हैं। आधुनिक भारत के प्रथम अर्थशास्त्री कौन है? दादा भाई नौरोजी। आपको आश्चर्य लगेगा कि वास्तव में फिजिक्स मैथ के टीचर थे, बहुत बड़े बिजनेसमैन भी कपास की खेती से जुड़े हुए थे। और ये एलिफिस्टन कॉलेज में वास्तव में ये फिजिक्स और मैथ के प्रोफेसर थे, लेकिन अर्थशास्त्र में इनकी ऐसी रुचि रही जो भारत में इन्हें भारत के प्रथम अर्थशास्त्री आधुनिक भारत का कहा जाता है। 37 प्रश्न है, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है? तो बहुत ही साधारण प्रश्न है, देवप्रयाग। पंचप्रयाग, पंचप्रयाग, पंचप्रयाग आता है जिसमें कौन कौन आता है? विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। और बताइए, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, नंदप्रयाग। और एक कौन प्रयाग अभी हुआ? देवप्रयाग। ये देवप्रयाग, ये 5 नदी के मिलने से जुड़ा हुआ है। जिस तरह विष्णु प्रयाग में अलकनंदा नदी धौली गंगा से मिलती है, इसमें कौन नदी मिलती है? अलकनंदा किससे? धौली गंगा से मिलती है। दूसरा क्या है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या होता है? नहीं, ये विष्णु प्रयाग हो गया। रुद्रप्रयाग में आप देखेंगे कि अलकनंदा नदी जो है किससे मिलेगी? मंदाकिनी नदी से मिलेगी। सही बता रहे हैं। ये अलकनंदा नदी जो है मंदाकिनी नदी से मिलेगी। अब ये रुद्रप्रयाग में हो गया। कर्णप्रयाग में क्या होगा? अलकनंदा नदी किससे मिलेगी? अलकनंदा नदी इसमें भी आएगा। वह किससे? पिंडर, पिंडर नदी से मिलेगी। और नंदप्रयाग में क्या होगी? बताइए। अलकनंदा नदी नंदाकिनी नदी से मिलेगी। और रुद्रप्रयाग आपका आंसर है। ठीक है। तो ये 5 प्रयाग, ये पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है कि विष्णु प्रयाग में अलकनंदा धौली नदी आएगा, रुद्रप्रयाग में जो है अलकनंदा में मंदाकिनी नदी मिलेगी, कर्णप्रयाग में जो है अलकनंदा में पिंडार नदी, और नंदप्रयाग में अलकनंदा में नंदाकिनी नदी, और देवप्रयाग में आप जान ही रहे हैं। यही देवप्रयाग में जब वो 2 नदी मिल जाती है तो अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती है, तो वहां से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। गंगा नदी कहाँ प्रवेश करती है भारत के मैदानी भाग में? ठीक, हरिद्वार में भारत में गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करता है। आपका जो ये प्रश्न है, ये प्रश्नानुसार इसका आंसर सही होगा। आपको बता दें कि जुलाई 2022 में एक इनको हटाकर कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। उनका नाम क्या है? अनिल खन्ना। अनिल खन्ना, अनिल खन्ना अभी जो है कार्यवाहक है, केयर टेकर जो है ओलंपिक संघ के हैं। ये एक शब्द ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है। 1927 में ये अध्यक्ष बने थे। भारत के प्रथम ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनाने वाले कौन थे? दोराबजी टाटा। दोराबजी टाटा भारत के ओलंपिक संघ के 1927 में अध्यक्ष बने। हालांकि ओलंपिक संघ जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ और भारतीय ओलंपिक संघ 1924 में ही बनाया गया, लेकिन अध्यक्ष का वास्तविक में औपचारिक रूप से 1927 से शुरू हुआ और इसके पहले अध्यक्ष थे। त्रिपिटक शास्त्रों में सिद्धांत में कौन सा आपका दिया गया है? तो आप जान रहे हैं त्रिपिटक का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक में पहला है सुत्त पिटक। कौन है? सुत्त पिटक। ये लिखा गया है आनंद द्वारा। इसमें क्या है? उपदेश है। दूसरा क्या है? विनय पिटक। ये किसके द्वारा लिखा गया है? उपाली द्वारा। इसमें क्या है? संघ का संविधान है। नियम कानून आचरण कैसा होगा संघ का? ये संघ बौद्ध धर्म से सेंस रखना है। और तीसरा जो है क्या है? अभिधम। अभिधम पिटक जो है ये मोगली पुत्र तीस द्वारा लिखा गया, और इसमें बौद्ध धर्म का क्या है? दर्शन है।
ये त्रिपिटक जो पाली भाषा में लिखा गया, प्रथम दो पिटक जो है ये प्रथम बौद्ध संगीति में लिखी गई, अभिधम पिटक जो है तृतीय बौद्ध संगीति में लिखी गई। तो विनय पिटक आनंद द्वारा लिखा गया, इसमें बुद्ध के उपदेश है। विनय पिटक में उपाली द्वारा जो संघ के नियम कानून, उसको संविधान भी कहते हैं, संघ के संविधान, यानी बौद्ध धर्म के भिक्षु भिक्षुणी किनकी क्या सिस्टम हो, नियम कानून क्या हो, उससे संबंधित इसमें चर्चा है। और अभिधम पिटक जो मोगली पुत्र तिस्त द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति में लिखी गई, इसमें बुद्ध का क्या है, फिलोसफी है, दर्शन है। पाली भाषा में लिखी गई प्रारंभिक, ये दोनों प्रथम बौद्ध संगीति में, ये तृतीय बौद्ध संगीति में। 40 है, ये साइंस के प्रश्न है, सर आपको बताए होंगे। 41 प्रश्न है, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के कौन थे? तो ये राजनीतिक गुरु थे, उपदेशक थे। कौन थे? राजनीतिक गुरु। चित्तरंजन दास किनके राजनीतिक गुरु थे? सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मान लिया। चित्तरंजन दास बहुत बड़े लॉयर थे, वकील थे, खुदीराम बोस के भी पैरवीकार थे। और इन्हीं का कथन है, स्वराज पार्टी में तो इनका योगदान है, इन्हीं का कथन है कि संपूर्ण भारत एक विशाल बंदी गृह है। संपूर्ण भारत क्या है? एक बड़ा जेल है। किन्होंने कहा? चित्तरंजन दास ने कहा। सुभाष चंद्र बोस के ये आध्यात्मिक गुरु नहीं, राजनीतिक उपदेशक गुरु जो आप कहिए, आपका सी आंसर इसका होगा। आध्यात्मिक गुरु हम सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो नहीं जानते हैं, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने किसी को आध्यात्मिक गुरु कह दिया है, और वह कह दिया है विवेकानंद को। आधुनिक भारत के आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद को सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया। गुरु शिष्य की एक परंपरा होती है, इसमें भारत में भी एक बेहतर परंपरा है। आप देखेंगे रनाडे का चेला है गोखले, गोखले का चेला गांधी जी मान लिए अपना गुरु उनको, और गांधी जी चेला कौन हो गए? विनोबा भावे। विनायक दामोदर भावे विनोबा भावे के वास्तविक नाम है। विनायक दामोदर भावे भूदान के जनक हैं, पवनार आंदोलन व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहला सत्याग्रही हैं। 42 प्रश्न देखिए कि किस भारतीयों को 8 समुंडी पुरस्कार दिया गया है? तो प्रभुकर चापपूते को यह पुरस्कार दिया गया है। ये 6 आदमी को पुरस्कार दिया गया है, जिसमें प्रभाकर पूछते भी जो है ये दिया गया है। ये नौमे जो है ये 8 मुंडी पुरस्कार जो है भारत के प्रसिद्ध प्रभुकर चापपूते को दिया गया है। इस ये गलत बता रहे, ये नहीं, प्रभु नहीं, प्रभाकर चापपूते, सॉरी, ये दोनों मिलता जुलता है। ये प्रभाकर पाचपूते को दिया गया है, और ये 9वां पुरस्कार दिया गया है, 6 आदमी को दिया गया है, जिसमें एक ये भी शामिल है। आप देखिए ये प्रश्न है, इसमें आपको सजाना है कि इसमें क्रम काल आपको बताना है कि कौन सा होगा। तो स्पष्ट है कि हम इस तीनों का यदि समय दे दें तो इसके बारे में हम बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये ठीक है। प्रथम वित्त आयोग हमारा जो है 1951 में बना। प्रथम औद्योगिक आयोग, ये आयोग यहाँ देना होगा। प्रथम औद्योगिक नहीं, यहाँ आयोग लिखिए आप, यहाँ आयोग होगा, कमीशन लिखना पड़ेगा। प्रथम औद्योगिक कमीशन जो है 1916 में। मैकडोनाल्ड आयोग जो है 1900 ईस्वी में, ये अकाल से संबंधित था। अकाल आयोग भारत में कई बनाया गया, अकाल से संबंधित है। कर्जन के काल में भी बहुत बड़ा अकाल आया। हम जैसा कि जानते हैं कि 1899 1998 से शुरू हुआ, लेकिन 99 1900 के बीच बहुत भयानक भारत में अकाल आया, लाखों के लाखों व्यक्ति मारा गया। उसी क्रम में मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग बनाया गया था। इससे पहले भी अकाल आयोग हालांकि जॉन लॉरेंस के समय में ही पहला बन चुका था, जिसमें हेरनी जो है चैम्बर के अध्यक्षता में। फिर एस्ट्रेची आयोग सबसे महत्वपूर्ण है। एस्ट्रेची आयोग 1878 में अकाल पर बनाया गया था, लीटन के द्वारा बनाया गया था। 80 में रिपोर्ट दिया, और रिपन ने 1882 में उसके आधार पर फेमिन कोड लागू किया। तो ये बहुत बड़ा एस्ट्रेची आयोग सबसे आयोग में महत्वपूर्ण है। 5 करोड़ से अधिक व्यक्ति ऑल ओवर, कम से कम 5 करोड़ व्यक्ति अकाल से भारत में मारा गया ब्रिटिश काल में। ये हम नहीं बता रहे हैं, अनेक स्रोतों से, विदेशी स्रोत जो है
जिसमें डिग्बी महोदय बहुत बड़े व्यक्ति हैं, ब्रिटेन के हैं, उन्होंने इसके बारे में और भी बेहतर लिस्ट दिया है कि विभिन्न कारणों से भारत में अकाल बार बार आई और ब्रिटिश सरकार से भारत को भारी क्षति हुई। हालांकि कुछ महामारियों से भी मरे, लेकिन हमारी उनकी जो कुप्रथा थी, व्यवस्था थी, उससे भूखमरी से मरने वाले सबसे ज़्यादा समस्या रही। महामारी ये कोई नया कोविड नहीं थी, ऐसा आते रहता है समय समय पर, 50, 100, 25 साल, 100 साल पर इस तरह की घटना होती रहती है। तो पहले भी मारे गए, लेकिन यह एक बहुत बड़ा अकाल के मरने के कारण था। भूखमरी, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति, उनकी जो है हर शोषण नीति भारतीयों के लिए महंगा पड़ा। आप देखिए कौन सा देश विश्व के सोना के उत्पादन में, तो चीन इसका पहला स्थान है, 420 टन जो है ये सोना का उत्पादन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया 330 टन के साथ, ऑस्ट्रेलिया 330 टन के साथ दूसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि भारत में उपभोक्ता तो सोना का बहुत है, लेकिन उत्पादन में बहुत पीछे हैं। सबसे ज़्यादा संरक्षित भंडार जो है अमेरिका के पास है, ठीक है। सोना का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार किसके पास है? IMF से भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी बड़ा संरक्षित भंडार किसके पास है? अमेरिका के पास है, याद रखना है आपको। लेकिन सोना का प्रोडक्शन यानी जो हर साल उत्पादन होती है, उसमें वर्तमान में चीन बहुत आगा हो गया है। दक्षिण अफ्रीका जो है बहुत पीछे, जो पहले आप लोग पढ़ते थे हम लोग, वह पीछे हो गए हैं। चीन हर क्षेत्र में अपना बेहतर अप्रोच बना रहा है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि वहाँ भ्रष्टाचार है, लेकिन भारत सब जैसे नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बार जो करेगा उसकी जीवन हमेशा खानदान का, वंश का नष्ट हो जाता है। हमारे जैसा नहीं कि भ्रष्टाचार में आज तो पुलिस पकड़ लेते हैं, पता नहीं कल वे फिर छूट जाते हैं, फिर उसी पद पर बैठ जाते हैं। तो चीन हमसे आगे है, उसके कई रीजन है। 1978 में ही चीन में उदारीकरण शुरू हो गया। हमने कब शुरू किया? 1991 में। दूसरा, हमारी भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है। ये नहीं कि वहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन हमारे वहाँ बहुत ही ज़्यादा है। आप देखिए भारतीय संविधान के 104वां संविधान संशोधन किससे है, तो आप हम देखेंगे इसके 104वां संविधान संशोधन हमारे पास आएगा, वह आएगा चौथा आपका आंसर होगा, जो SC ST को, जो सदस्यों को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि आरक्षण जो है हमारे संविधान में, अंबेडकर का कथन था कि आरक्षण लगाओगे तो इससे हमारी जो है दुर्दशा, उनकी और कमजोरी होगी। उनका कहना था शिक्षा के क्षेत्र में काम करो। अंबेडकर का कथन है समता चाहते हो तो शिक्षा प्राप्त करो। जो आदमी शिक्षा प्राप्त कर लेता है वह सब जो है एक समान हो जाता है। लेकिन फिर भी आरक्षण दिया गया। आपको बता दें कि 10 साल के लिए ही अंततः अंबेडकर ने कहा आरक्षण दीजिए, लेकिन यह बढ़ते गया। यहाँ हम देखेंगे SC ST को जो है और एंग्लो इंडियन से संबंधित आपको बताना चाहेंगे 330, 331, 332, 333, ये जो है SC ST के लोकसभा से है। कहाँ से है? लोकसभा से है। ये एंग्लो इंडियन से है। ये एंग्लो इंडियन से SC ST, ये LS यानी कि लोकसभा से संबंधित है। राज्यसभा जो लोकसभा में सदस्य आते हैं उनसे, और एंग्लो इंडियन से ये केंद्र से संबंधित है। ये 32 और 33 जो है SC ST से संबंधित है। और ये कहाँ से संबंधित है? 332 SC ST से आरक्षण, और 333 क्या है? फिर एंग्लो इंडियन से है राज्य में। तो आप जानते हैं कि हर 10 साल पर इसको बढ़ाते गया, प्रमोट किया गया। तो अंतिम जो 10 साल है अभी जो बढ़ाया गया है, उसमें जो जनवरी 2020 से लागू हुआ है ये, उसमें एंग्लो इंडियन को नहीं दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन को नहीं दिया गया, इसका अर्थ है अब एंग्लो इंडियन को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी राज्य में जो एक को राज्यपाल विधानसभा में नियुक्त कर सकते थे और कुछ राज्यों में, और भारत में जो लोकसभा में 2 व्यक्ति को राष्ट्रपति नियुक्त करते थे, अब वह नियुक्त नहीं करेंगे। लेकिन SC ST को जो आप दे रहे हैं आरक्षण, जो विधानसभा में, लोकसभा सब में मिल रही है, वह आरक्षण 10 साल के लिए आगे भी बढ़ा दिया गया है। कितना अभी आरक्षण सीट है लोकसभा में SC ST का? ऑल ओवर 131 है, दोनों को मिला के। अब देखिए 46 प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2000, तो डेविड डियोप है फ्रांस के, ये बहुत बड़े जो है
ये फ्रांस के जो है उपन्यासकार हैं जिन्होंने यह जीत लिया है मान बकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में। इसमें $50,000 पाउंड दिया जाता है, 50,000 पाउंड दिया जाता है। 1969 से शुरू किया गया। एक मान बुकर पुरस्कार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मान बुकर पुरस्कार होता है। तो यह पुरस्कार जो है डेविड डियोप को दिया गया है और यह पुरस्कार जो इनको दिया गया है उस पुस्तक का जो नाम है वह पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इन ब्लैक, ऑल ब्लड इन ब्लैक, सभी खून जो है काला हो गया है। तो यह एक बहुत बड़ी दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में किसको दिया गया है, भारत के गीतांजलि श्री को दिया गया है टॉम ऑफ सेंड के लिए। टॉम ऑफ सेंड के लिए 2022 में गीतांजलि श्री जो भारत के हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है। 1969 से दी जाती है और ये नोबेल साहित्य पुरस्कार के बाद बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार इसको माना जाता है। आपका 47 प्रश्न है 2021 भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो 12 अनुसूची है। आप जैसा कि जानते हैं कि मूल संविधान में कितना अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। 1951 में प्रथम संशोधन द्वारा क्या जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची। फिर 1985 में कौन सा संविधान संशोधन होगा, 52वां संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची। फिर 1992 में जो है कौन सा अमेंडमेंट होगा, 73वें और 74वें अमेंडमेंट द्वारा 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो ये 12 अनुसूची हो गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, वर्तमान में 12 अनुसूची है। प्रथम अनुसूची जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951 में। 10वीं अनुसूची जो है ये भूमि सुधार से है, ये दल बदल से है, 85 में जोड़ी गई राजीव गांधी सरकार द्वारा। जो दल बदल से है इसके लिए 52 जो है अमेंडमेंट किया गया। और फिर 92 में जो 73वें और 74वें संविधान संशोधन हुआ उसके द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। आप देखिए 48 प्रश्न है कि नुआखाई जुहार कृषि त्योहार है जो मुख्यतः लोगों द्वारा मनाई जाती है, यानी किसके द्वारा मनाई जाती है यह आपको बताना है। तो हम बताना चाहेंगे कि ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से संबंधित है। जैसा कि आपको स्पष्ट है कि बहुत प्राचीन त्योहार में है और यह कृषि त्योहार है। आपको पता होनी चाहिए कि अधिकांश जो पर्व त्योहार है वह किसी विशेष रूप से धार्मिक प्रयोजन से तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे कृषि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कृषि जीवन का आधार है। कृषि बेहतर हो इसलिए देवी देवताओं की पूजा होती है और जब कृषि से अनाज आती है तो उससे जो है ये लोग खुशियां मनाते हैं। आज जिस तरह हमारे पास सुविधा है वह सुविधा उस समय उपलब्ध नहीं होती थी। तो ये अधिकतर त्यौहार हमारे पौराणिक कथा से है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा त्यौहार जो है वह कृषि की उपज सुरक्षा मानव के विकास से जुड़ा हुआ है। तो यह जो है ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मनाए जाने वाला नुआखाई जुहर त्यौहार है। 49 प्रश्न है 49 प्रश्न है NACH प्रणाली का उपयोग सब्सिडी, लाभांश, ब्याज, वेतन, पेंशन आदि वितरण थोक लेन देन करने के लिए किया जाता है। NCA का पूर्ण प्रपत्र क्या है, यानी इसका जो है पूरा रूप क्या है। तो आपको रखना है कि नेशनल क्या है, ऑटोमेटिक क्लियरेंसिंग हाउस। आपको बता दे EFT से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, यानी कि अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक जो लेन देन होती है, यानी हम जो लेन देन कर रहे हैं वह माने इलेक्ट्रॉनिक द्वारा अधिक से अधिक फंड उसमें जुड़ा हो, इससे संबंधित जो है इस प्रकार की प्रणाली है। और इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि भारत में जो भ्रष्टाचार है उसको कम करना है, मिटाना है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो अभी अभी भाषण दिए हैं लाल किला से, उस पर भी इस बात की चर्चा किया है कि NACH के द्वारा हमने बहुत सारे चीज़ों में बिचौलियाँ को समाप्त कर दिया है। लेकिन एक कहावत है कि हम जैसे चलते हैं उससे वह और आगे चलते हैं, यानी जो भ्रष्टाचारी है
वह ये सब जो आपको पेंशन बनाना हो या लोन लेन देन जो भी किसान को मिलता है, उससे पहले ही कमिटमेंट होता है कि 5,000 रुपया दिलाएंगे तो 500 रुपया हमको देना होगा, जो नहीं देगा उसका पहुंचता भी नहीं है। तो ये व्यवस्था में हालांकि जब हम निष्पक्ष रूप से जब हम इलेक्ट्रॉनिक लेन देन करेंगे तो निश्चित ही उसमें समस्या से जूझने में कमी आएगी, जो बिचौलिया है हट जा गई है, लेकिन अभी भी यह समस्या कुछ बनी हुई है। आपका 50वां प्रश्न है कि जर्मनी की मुद्रा क्या है, तो यूरो मुद्रा जैसा कि आप जानते हैं कि यह यूरोप की एक सामूहिक मुद्रा है। हालांकि इससे ब्रिटेन अलग हो गया है, एक बहुत बड़ा देश है, तो यूरोपीय संघ के ये 20 सदस्य हो गए हैं। इसके अब यूरो मुद्रा के 20 सदस्य हो गए हैं, पूरे यूरोपीय संघ नहीं है, लेकिन यूरोपीय मुद्रा में जर्मनी इसको ठटा हुआ है, सबसे मेन जर्मनी है। जर्मनी को यूरोपीय मुद्रा का इंजन कहा जाता है, इंजन यानी कि जो इसको बढ़ा रहा है। तो यूरो एक बड़ी ही संगठित मुद्रा है और यह डॉलर के विरोध में आया था, एक संगठित रूप से आया था। जैसा कि आप जानते हैं यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ है, यूरोपीय संसद है, बहुत सारा यूरोपीय न्यायालय है, बहुत सारा यूरोप देश की है। उसी तरह एक मुद्रा बनाने की बात हुई थी, लेकिन 2017 में एक बहुत बड़ी जो ब्रिटेन में एक जो अनुमत कराया गया उसमें इसको नकार दिया, कहा जो हम ये नहीं स्वीकार करेंगे। तो यूरो जो है जर्मनी की मुद्रा है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है जो 20 देशों द्वारा अपनाया गया है। येन मुद्रा जो है आप जान रहे हैं जापान का है, रूबल कहाँ का है, रूस का है, और लीव कहाँ का है, रोमानिया। लीव कहाँ का मुद्रा है, रोमानिया का मुद्रा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ नियमित रूप से टेस्ट हमेशा हो रही है और आप टेस्ट जो है अपने ऑनलाइन द्वारा ऐप के द्वारा भी खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। और सचिवालय सेवा जो मिनी बीपीएससी कहलाती है उससे जुड़िए, लाभ उठाइए, सफलता पाइए। शुभकामना के साथ हम आज के डिस्कशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।